कभी ऐसा नहीं होता है कि गुस्से में आप आ जाते हैं कि बहुत सारे डीएम को देखा है, कहते हैं हम हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े सरल व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, बड़े प्यार से लोगों को चीज़ें समझाते हैं, उनको कराते हैं, उनको बताते हैं। अभी आपको कभी गुस्सा नहीं आता दूसरे लोगों की तरह? नहीं, गुस्सा तो देखिए आना एक स्वाभाविक है, गुस्सा है आना स्वाभाविक है। देखिए हर आदमी के पास, हर अधिकारी के पास पावर ऑफ प्यार और पावर ऑफ पनिशमेंट है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं पावर ऑफ पनिशमेंट का यूज करके उनको उसमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं पावर ऑफ प्यार को से काम लेता हूँ क्योंकि उसका ताकत ही अलग होती है, वो सस्टेनेबल होता है, इंजॉयबल होता है वो काम, ठीक है। और आपके अंदर पढ़ाई से जो मजबूती आती है वो और किसी चीज़ से नहीं आती है। और एक बार आपका विश्वास जनता में टूट गया और जनता में आपकी एक बुराई फैल गई कि अरे वो तो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, और जो है जाओ तो डांट देते, एक निगेटिव अगर परसेप्शन बना किसी के प्रति, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज तक हमने मुखर्जी नगर के यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए सबसे ज़्यादा वीडियो बनाए हैं और आप लोग लाखों की संख्या में प्यार देते हैं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मार्केट में एक किताब आई है जिसका नाम है डायनामिक डीएम। इस किताब ने पूरे मार्केट में शोर मचा के रख दिया है और ये किताब जो डॉक्टर हीरालाल IAS सर हैं, इनकी जीवनी पर ही लिखी गई है। तो हम सर से ही जानेंगे। अभी हमारे साथ में डॉक्टर हीरालाल IAS सर मौजूद हैं कि इस किताब का नाम डायनामिक डीएम ही क्यों रखा है। इन्होंने एक अपनी अलग पहचान बनाई है और बांदा में जब ये रहे तो इन्होंने वहाँ पे बेहद अच्छा काम किया और लोगों ने इन्हें पसंद भी किया। और सबसे अच्छी बात ये है, ये किताब जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उन्होंने भी कहा है कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को ये किताब पढ़नी चाहिए। और बहुत सारे ऐसे IAS अफसर हैं जो कहीं ना कहीं अभी सेवा में हैं, उन्होंने भी ये कहा कि इस किताब को हर छात्र को जो यूपीएससी की तैयारी करता है उसको पढ़ना चाहिए। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। सर ये बताइए, ये जो किताब आपके ऊपर लिखी गई है डायनामिक डीएम, ये इस किताब का नाम ये ही बड़ा जबरदस्त, शानदार, जानदार ये ही क्यों रखा गया? देखिए ऐसा है कि जब हम लोग किताब का नाम रख रहे थे तो इसको लेके काफ़ी मंथन हुआ। हमारे साथी जो इसमें हमें सहयोग कर रहे थे उन्होंने कहा अगर आप इसका डायनामिक डीएम नाम रख लोगे तो लोग यही कहेंगे अपनी तारीफ कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 इस किताब का जो है उसकी शुरुआत ही इसी से होती है कि इस किताब का नाम डायनामिक डीएम ही क्यों। तो इसका किताब के नाम के रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि जब मेरा 1 साल बांदा में हो गया तो वहाँ जो है बुंदेलखंड न्यूज नाम का एक पोर्टल है, काफ़ी पॉपुलर है। तो उन्होंने 1 साल के कार्यकाल के बाद उन्होंने एक 8 मिनट 8 सेकंड का वीडियो बनाया, उसका नाम रखा डायनामिक डीएम, और पिछले 1 साल में जो अच्छे काम किए थे उसको दिखाया। अब उन्होंने डायनामिक डीएम नाम रख दिया। इसके बाद अब जब कोई चीज़ फैल जाती है फिर अखबार वाले लिखने लगे, बहुत सारे लोग डायनामिक डीएम मेरा निकनेम रख दिए। हमने उनसे पूछा कि आपने ये डायनामिक डीएम वीडियो का नाम क्यों रखा? तो उन्होंने कहा साहब आप बहुत मेहनत करते हो, दिन में कई बैठकें करते हो, कई निरीक्षण करते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, कई जगहों पे जाते हो, आप हमेशा गतिमान रहते हो, मेहनत करते हैं, सबकी सुनते हैं और सभी लोग ऐसा बताए, इसलिए हमने डायनामिक डीएम नाम रखा। तो ये जो डायनामिक डीएम का नाम रखा ये हमने नहीं रखा, उस वीडियो से उठाया गया। उसके बाद मीडिया वाले भी लिखने लगे कि डायनामिक डीएम ने ये किया वो किया, आम जनता, हमारे अधिकारी साथी भी इस नाम से पुकारने लगे। होता ही है, कुछ ना कुछ निकनाम हो ही जाता। अच्छा डीएम है ही है और डीएम भाग दौड़ कर रहा है इसलिए डायनामिक डीएम हो गया। सर अगर बात की जाए आपकी पढ़ाई लिखाई की, तो जब मैंने आपके बारे में पढ़ा, इस किताब को पढ़ा, तो पता चला कि आप शायद प्राइमरी स्कूल से पढ़ करके ये जो आपकी यात्रा है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये कैसे हो पाया? क्योंकि आजकल लोग प्राइमरी वाले स्कूल पे बहुत कम भरोसा करते हैं और कहीं ना कहीं वो आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज भी प्राइमरी स्कूल में वो चीज़ें हैं, वहाँ से भी छात्र पढ़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आप कैसे वहाँ से निकले? आप एक किसान परिवार से हैं, बेहद गरीब फैमिली से आप यहाँ पे पहुँचे हैं, आपकी जो यात्रा है यहाँ तक पहुंचे और काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों के बीच में जाकर बड़े सरल सहज तरीके से आप काम कर पा रहे हैं। देखिए ये बात सही है, मैं बस्ती ज़िले का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के। मेरे ब्लॉक का नाम है साऊंघाट, मेरा गांव है बागडी। तो मेरी फार्मिंग फैमिली है। मेरे फादर वेटनरी कंपाउंडर थे, हमारा घर का पैसा खेती है। तो मेरे फादर चूंकि नौकरी में थे तो उनको ये पता था कि IAS की नौकरी सबसे अच्छी होती है, शानदार,
दमदार, जानदार, जो भी कुछ कहिए। तो वो शुरू से मुझको लेकर के सपना देखने लगे कि मैं घर में सबसे बड़ा था कि आप आईएएस बनिए। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जब प्राइमरी में पढ़ा तो उस समय देखिए, मैं तो ये मानूंगा कि प्राइमरी मेरे समय में पढ़ाई अच्छी होती थी। वहाँ मैं टॉप करता गया। उसके बाद बगल में 6 से 8 तक एक एडेड स्कूल था, वहाँ पढ़ाई किया। 8 में हमने एक स्कॉलरशिप की स्कीम थी कि हर ब्लॉक से जो अच्छे बच्चे हैं उनको ला करके जीआईसी में पढ़ाया जाए। 100 रुपया पर मंथ स्कॉलरशिप मिलता था, हॉस्टल मिलता था, एडमिशन हो जाता था। हमने उसमें इम्तहान दिया, बिना किसी तैयारी के मैं सेलेक्ट हो गया। उससे मैं जीआईसी बस्ती पहुंच गया। जीआईसी बस्ती में मैं हॉस्टल में रहता था और 100 रुपया स्कॉलरशिप मिलता था। वहाँ भी हम पढ़ाई में 3rd रैंक करते, जैसे क्लास में होता ना, मेरी 3री रैंक हमेशा रहती थी। तो इस तरह से सिलसिला बना पढ़ाई का। उस स्कॉलरशिप से मैं बस्ती में आ गया। फिर वहाँ बस्ती में जब आ गया तो वहाँ इंजीनियरिंग की तैयारी, मेडिकल की तैयारी, पूरे जनपद के लोग, तो वहाँ से आगे बढ़ने का मौका मिला। सर, ये जो डायनेमिक डीएम वाले डीएम साहब हैं जो अभी हमारे साथ मौजूद हैं, ये जेल सुधार वाला ये जो आपने कार्यक्रम चलाया, ऐसा मतलब हर कोई नहीं चलाता है, ये आपने इस तरीके का सोचा और चलाया, आखिर क्यों? क्या आप चेंज करना चाहते थे? क्या आप सुधार करना चाहते थे? क्या आप परिवर्तन देखना चाहते थे? देखिए, मैंने किरण बेदी मैडम का मैं जेल सुधार सुना करता था। इसके अलावा मैंने किसी कलेक्टर का नहीं सुना था कि कोई किसी कलेक्टर ने जेल में कुछ ऐसा किया हो कि वो पढ़ने लायक हो या उसको कुछ। तो मैं जब जेल में पहली बार गया जांच करने, हर मंथ जिलाधिकारी को, वहाँ के कप्तान को, पुलिस के हेड को और डीजे को हर महीने जाना पड़ता है। हम तीनों लोग जाते हैं और देखते हैं कि मतलब हर चीज़ें नियम कानून से चल रही कि नहीं चल रही। तो मैं गया तो देखा सबके चेहरे पे कालापन था, सब निराश थे, हताश थे। मतलब मुझे एक अच्छा नहीं लगा। तो मैंने वहीं सोचा, और उधर किरण बेदी मैडम का ध्यान आया कि भाई उन्होंने कुछ किया था। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से शुरुआत की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना अच्छा काम इसमें कर जाऊँगा। तो क्या किया हमने, सबसे पहले योगा टीचर को भेजा और हर बैरक से 4-4 कैदी को लिया। हमने कहा इनको योगा सिखा दो। देखो कितना सिंपल है। तो वो कैदी जो योगा सीखे अपने बैरक में 4 बजे उठाते थे, 4:30-5 बजे से 2 घंटा का योगा कराने। अब जब आदमी 4 बजे उठेगा, 2 घंटा योगा करेगा तो नेचुरल सी बात है कि उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और उसका 2 घंटा टाइम प्रोडक्टिव हो गया। इसी तरह से फिर मैंने अगला स्टेप लिया कि वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाच गाना बजाना जो वहाँ का लोकल होता था वो होता था। बैरक से हमने कहा कि हर बैरक से तैयारी करो। तो सप्ताह में सैटरडे को क्या होता था, 3 घंटा वो एक बैरक वाला नाच गाना बजाना करता तो पूरा देखता था, जैसे वो 3 घंटे की पिक्चर हो गई। उससे क्या होता था, सब लोग इंगेज होते थे और उनका इंटरटेनमेंट होता था, उनमें एक फ्रेशनेस आती थी। इसी तरह से जिसका सफाई में रुचि थी हमने उनको सफाई का काम दिया, जिसको खेती में रुचि थी वहाँ फार्म हाउस था उनको दिया, जिसको डेयरी में रुचि थी। एक पहली बार है कि बांदा जनपद के जेल में डेयरी खुलवाया। इस तरह से हमने जो पढ़ने वाले थे उनसे पूछा कौन किताब पढ़ोगे, क्या करोगे, उनको किताब खरीद के दिया। जो पेंटिंग वोंटिंग में अच्छे थे पूरा दीवालों को सजा दिया उन्होंने, हम लोगों ने मटेरियल दिया, पेंट दिया, मटेरियल दिया, ब्रश दिया, उन्होंने पेंट कर दिया। इस तरह से जितने भी कैदी थे हमने उनको उनके मन मुताबिक जिसमें उनकी रुचि थी वैसा काम दे दिया। अब वो सब काम से पूरे जेल का एक ओवरऑल शानदार बन गया और वो उनके चेहरे पे रौनक आने लगी, उनको भी मजा आने लगा। उस जेल को मैंने एक गांव बना दिया और बैरक को एक समझिए मोहल्ला बना दिया। फिर इसका निरीक्षण हुआ शासन स्तर से। उस समय जब निरीक्षण हुआ 72 जेल और हमें सर्वोत्तम जेल, सबसे अच्छा जेल का पुरस्कार मिला। सर, मुझे पता चला है, मैं पढ़ रहा था कि अभी भी आप पढ़ाई करते हैं, आपने छोड़ा नहीं है। क्या हमेशा पढ़ते ही रहना चाहिए हर व्यक्ति को? अभी भी आप पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं और शायद आपने इंडिया से बाहर भी जा करके पढ़ाई की है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने बीटेक किया, IIT BHU से एमटेक किया गेट के थ्रू, और फिर 2009-10 में मैंने 1 साल जा करके USA से मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद आ करके अभी मैंने 2020 में PhD की और इस समय मैं डिलीट कर रहा हूँ। देखिए, हर अच्छे व्यक्ति को जिसको कुछ अच्छा करना है, कुछ हटके करना है, कुछ समाज को देना है, तो पढ़ाई करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, नॉलेज इज पावर। आप अपडेट होते हैं, क्या अच्छा समाज में चल रहा है वो आपको पता लगता है, और आपके अंदर पढ़ाई से जो मजबूती आती है वो और किसी चीज़ से नहीं आती है। तो अब हमारी आदत बन गई, जो हम पढ़ते हैं, अब पढ़ते क्या हैं, हम बिजनेस करते हैं, हमारा बिजनेस
क्या है, गवर्नेंस का हम बिजनेस करते हैं। ठीक है, हम गवर्नेंस का बिजनेस, तो हमारा जितना पढ़ाई लिखाई वो गवर्नेंस से रिलेटेड है। पीएचडी का टॉपिक था आईसीटी, रोल ऑफ आईसीटी इन अचीविंग गुड गवर्नेंस। मेरा डीलिट का टॉपिक है रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन अचीविंग गुड गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस को और बेहतर बनाने के लिए कम्युनिकेशन का क्या रोल है, आईसीटी का क्या रोल है, वही मैं करता हूँ, उसी में मेरा रुचि है, तो मुझे अच्छा लगता है और हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। दोस्तों, ये कहा जाता है कि देश को पीएम और राज्य को सीएम और जिला को डीएम चलाता है। ये लोग अगर अच्छे से काम करें तो ज़मीनी स्तर पे अच्छे से काम हो सकता है। मैंने बहुत सारे डीएम को इस तरीके से देखा है कि वो रोष में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन जो अभी हमारे साथ में सर मौजूद हैं ये बड़े सरल सहज तरीके के व्यक्ति हैं। सर, कभी ऐसा नहीं होता है कि गुस्से में आप आ जाते हैं? कि बहुत सारे डीएम को देखा है, कहते हैं हम हमारे पास पावर है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े सरल व्यक्ति हैं, सहज व्यक्ति हैं, बड़े प्यार से लोगों को चीज़ें समझाते हैं, उनको कराते हैं, उनको बताते हैं। अभी आपको कभी गुस्सा नहीं आता दूसरे लोगों की तरह? नहीं, गुस्सा तो देखिए आना एक स्वाभाविक है, गुस्सा है आना स्वाभाविक है, लेकिन कभी मान लीजिए गुस्सा आता भी है तो थोड़ी देर में रियलाइज होता है और फिर उसको, ये हमारा ईगो नहीं है कि हम डीएम हैं या अधिकारी हैं और हमें गुस्सा आ गया, कोई नाराज़ हो गया तो हम उसको दूसरे तरीके, मान लीजिए ऐसा अवॉइड करते हैं। लेकिन मान लीजिए कभी इम्पल्स आई गुस्से की और मैंने किसी को कुछ कह दिया, तो अगले पल अगर वो मुझसे मिलता है तो उसे लगता है कि इन्होंने तो हमें डांटा नहीं, मेरा वो व्यवहार बिल्कुल वैसे फादरली हो जाता है। तो लोगों के मन में ये इम्प्रेशन था कि अगर काम में कोई दिक्कत आएगी तो हो सकता है एक बार डांट डपट दें, लेकिन आधा घंटा बाद मिलोगे तो फिर वो सब भूल जाते हैं, ये इम्प्रेशन। तो अगर मान लीजिए आपने किसी को गुस्से में डांट भी दिया तो जब वो अगले पल मिलता है तो आप जितना डांटे उससे ज़्यादा प्यार दो। एक बात देखिए, हर आदमी के पास, हर अधिकारी के पास पावर ऑफ प्यार और पावर ऑफ पनिशमेंट है। मैक्सिमम लोग सोचते हैं पावर ऑफ पनिशमेंट का यूज करके उनको उसमें बड़ा अच्छा लगता है। मैं पावर ऑफ प्यार को से काम लेता हूँ क्योंकि उसका ताकत ही अलग होती है, वो सस्टेनेबल होता है, इंजॉयबल होता है वो काम। ठीक है, तो पावर ऑफ प्यार वाला हमारा है। लोग जो पावर ऑफ पनिशमेंट में विश्वास करते हैं वो बहुत ज़्यादा ना सस्टेनेबल होगा ना इंजॉयबल होगा। आखिर ये जो डायनेमिक वाले डीएम साहब हैं ये चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं? इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है। योग रखे निरोग, किसान समृद्धि, प्लास्टिक मुक्त बांधा, नेकी की दीवार, बांदा पर्यटन, महिला विकास, मॉडल गांव, स्मरणीय घटनाएं, कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति, और यहाँ पे पानी की समस्या और समाधान। लोकसभा चुनाव 2019 में जो मत है, यानी कि जो लोग वोट देने जाते हैं उनकी संख्या बढ़ाने का भी काम यहाँ पे आपने किया है। पेड़ जियाओ आंदोलन, जेल सुधार, ये सारे आपने काम किए हैं। इसके अलावा भी और अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। बहुत सारे डीएम को देखा है वो इस तरीके से नहीं करते हैं। आखिर ये जो डायनेमिक वाले डीएम साहब हैं ये चाहते क्या है? क्या लोगों को जमीनी स्तर से लेकर के बड़े स्तर तक जागरूक करना, या फिर पूरे देश में इस तरीके की जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि हमारे ज़िले के जैसे और जो ज़िला है वो भी अच्छी तरीके से बनने चाहिए ताकि हमारा देश अच्छी तरीके से आगे बढ़ सके, सुधार हो सके? देखिए, हमारी जो सीट है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, हमसे वो क्या चाहती है? हमें बड़ा बड़ा बंगला देती है, पद देती है, शोहरत देती है, पैसा देती है, सुविधा देती है। हमसे वो क्या अपेक्षा करती है कि हम जाएं और हमारे क्षेत्र में जो जनता हो उसकी खुशहाली बढ़ाएं, उसकी संपन्नता बढ़ाएं, उसका खून बढ़ाएं, उसको हंसाएं और वेलफेयर सोसाइटी बनाएं। ये सबको करना चाहिए। अब वो करने के लिए आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा। हमारे और जनता के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। जो आप बात कहना चाह रहे हो, हम लोग एक दूरी बना करके काम करते हैं। हाँ। हम उस दूरी को जीरो करते हैं। हमारे और जनता के बीच कोई गैप नहीं होना चाहिए। हम जनता के बीच जाते हैं, जनता को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, उनका सहयोग लेते हैं और जनता के नेतृत्व में, जनता के सहयोग से और जनता के अगुवाई में काम करते हैं। मैं पीछे रहता हूँ, कोई काम करता हूँ, जनता को आगे करता हूँ। तो उससे क्या होता है, सारी जनता किसी कार्यक्रम, किसी प्रोग्राम को अपना समझती है, सब लोग मिलके काम करने लगते हैं और सफल हो जाता है। तो हम ये जो करते हैं वो कोई नई बात नहीं करते हैं। सरकार की यही अपेक्षा है हमसे। हम सरकार की अपेक्षा के अनुसार काम करते हैं और यही सबको करना चाहिए। बांदा में कई बार आपने कुछ ऐसे काम करके दिखाए हैं जो मतलब पहले से
होने में बड़ा असफल हो रहे थे, असंभव माना जा रहा था। कई बार मैंने पढ़ा है या फिर मुझे पता चला कि जो महिलाएं या बाकी चूड़ियाँ फेंक जाती थी आसपास में, मतलब ऐसे कुछ भी किस्से आए हैं जो काम होने में बड़ी परेशानियां दिक्कतें होती थी तो वो हो नहीं पाता था, लेकिन आपने कर दिखाया। ये कैसे हो पाया कि आपने स्थानीय लोग हैं उनको समझाया, बताया, तब वो आपके साथ आए और वो काम बड़े प्यार और आसानी से हो गया। जैसे जल की बात की जाए, जल संकट की, देखिए ऐसा है कि आम जनता जिला प्रशासन से जुड़ना चाहती है, और अगर आप उससे जुड़ोगे और जनता को एक बार ये एहसास हो जाए कि आप उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हो, आप हमेशा उनकी भलाई के लिए परेशान रहते हो, अपनी नींद हराम करते हो, मेहनत करते हो और आप उनको अच्छा करना चाहते हो, जिस दिन ये इम्प्रेशन आपने जनता के दिल और दिमाग में बना लिया, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, उनसे 24 घंटा जब वो चाहेंगे तब आपको मिलना पड़ेगा। ये नहीं जब आप चाहो तब मिलो, जनता जब चाहे तब आपको मिलना पड़ेगा। ठीक है, इस बात ने सर आपकी दिल जीत लिया। तो अभी क्या हो रहा है, जब अधिकारी चाहता है तब जनता मिलती नहीं, जब जनता चाहेगी तब आपको मिलना पड़ेगा। तो अगर आपने ये बात की तो जनता जो है, आप जनता का विश्वास आपने जीत लिया, फिर तो जनता आपको हाथों हाथ लेती है और आप जो बात कहेंगे जनता वो बिना सोचे समझे आपकी बात मानेगी। अच्छा कहा है अधिकारी ने, तो हमारे लिए ही जीते हैं, हमारी भलाई के लिए ही काम करते हैं। तो अगर आपने जो भी कह दिया आंख मूंद के उस पर विश्वास करिए। और जब मान लीजिए 20 लाख की आबादी, मान लीजिए मोटा हमारे उसकी थी, अगर 20 लाख लोग कोई भी काम कर दें तो असंभव को संभव में बदल देंगे। लेकिन ये जो जनता का ट्रस्ट, विश्वास जीतना है, इसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगा, बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। जो नए छात्र हैं उनके लिए दोस्तों ये जो किताब है डायनामिक डीएम, ये काफ़ी मददगार साबित होगी। बहुत सारे छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, डीएम बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि जब हम आईएएस अधिकारी बन जाते हैं तो हमारा जो कार्यकाल होता है किस तरीके से होता है, जब हम अपने जहाँ पे पोस्टेड होते हैं वहाँ पहुँचते हैं, जब ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं तो किस किस तरीके की समस्याएं आती हैं और हमें किस तरीके से काम करना चाहिए। अगर आप ये किताब पढ़ लेते हैं डायनामिक डीएम तो यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर आप एक यूपीएससी एस्पायरेंट हैं तो। लेकिन अगर आप और यूपीएससी एस्पायरेंट नहीं है, आप किसी भी क्षेत्र में और अपनी तैयारी कर रहे हैं, तब भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। सर मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा, ये जो आपकी डायनामिक नाम से किताब आई है, उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल मैम है उन्होंने भी कहा है कि हर छात्र को पढ़नी चाहिए। आप नए छात्र को क्या कहना चाहेंगे? जैसे नए छात्र होते हैं उनका मैं पूछ के आया था कि मैं सर के पास जा रहा हूं तो आपका कोई क्वेश्चन है तो बताइए। उन्होंने बोला सर से ये पूछे कि जो डीएम साहब होते हैं कितने घंटे वर्किंग में रहना पड़ता है और ज़मीनी स्तर पर जब जाते हैं तो क्या क्या समस्याएँ आती हैं? कहते कि पॉलिटिकल दबाव ज़्यादा रहता है। देखिए मैं आपको बता दूँ, आप एक छोटा सा परिवार होता है, जैसे मान लीजिए एक जिला अधिकारी का जिला का परिवार, वैसे आपका एक परिवार, तो जो समस्या एक परिवार के स्तर पे होता है वही सारी समस्याएं एक जिला के स्तर पे जिला अधिकारी को होती हैं। तो आप परिवार जैसे चलाते हैं सबको, किसी को आप थप्पड़ तो परिवार में नहीं मारते हैं, आप उसी समस्या सुनते हैं और जब परिवार रात को भी जगाएगा तो आप जग के उसकी सुनते हैं। तो वही बात है, हमारा पूरा वो परिवार होता है। और जब आप जिलाधिकारी होते हैं तो आप जितने ज़्यादा आपसे जनता मिलती है तो उससे ऊर्जा मिलता है। अगर आपसे जनता नहीं मिल रही तो समझिए आपको ऊर्जा नहीं मिल रहा, मेरा तो ये मानना है। और जितनी जनता मिलेगी तो आपके अंदर जब उस चेयर पे बैठो तो उतना जोश मिलता है, उतना ऊर्जा मिलती है, तो उसमें पता ही नहीं लगता है कि नींद आती, उसमें नींद आती ही नहीं है, जगने में मज़ा आता है, लोगों की समस्या दूर करने में मज़ा आता है। तो वो अलग एक ऑरा होता है और उसका एक अलग इंजॉय, इसीलिए तो लोग डीएम बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? कितना सर वर्किंग टाइम कितना रहता है आपका? देखिए वर्किंग टाइम तो हम तो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, ठीक है, और सुबह 5 बजे घूमते रहते हैं तो मोबाइल फ़ोन से शुरू हो जाते हैं। 5 बजे 1 घंटा जब घूमते हैं तो मोबाइल फ़ोन पे बात करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 9 बजे तैयार होकर नाश्ता करके और फिर कैंप ऑफिस में बैठ करके और 9 से 10 मैं रेगुलर अधिकारियों से मिलता हूँ। किसी अधिकारी को क्या डायरेक्शन लेना, फाइल कराना, ये सब सेट रहता है। तो 9 से 10 वो मेरे से, और 10 बजे मैं सीधा ऑफिस पहुँच गया टाइम पे, और दिन भर वहीं ऑफिस में रह के वहीं से बैठक करना, विजिट करना, सबको अटेंड करना,
फिर जब शाम को आप लौट के आते हैं तो पूरे विभागों की फाइल आती है, ठीक है। फिर आप 11-12 बजे तक फाइल करते हैं। तो ये काम अगर आप रोज़ का रोज़ फाइल नहीं करेंगे, रोज़ जनता से नहीं मिलेंगे, रोज़ अधिकारियों से नहीं मिलेंगे, रोज़ जनप्रतिनिधियों से नहीं मिलेंगे, एक दिन आप फाइल नहीं करेंगे तो अगले दिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रेगुलर करना है, 24/7 करना है। और इसमें जो लोग कहते हैं थकावट नहीं होती है, क्या वो चीज़ ही अलग होती है। आप तो सर थकते ही नहीं है, आप रुकते ही नहीं है, आप ज़्यादातर ग्राउंड पे घूमते रहते हैं, मैंने देखा है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब भी कोई गरीब परिवार का छात्र होता है, डीएम बनता है, अर्श से फर्श पर पहुंच जाता है, मतलब बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है उसकी ज़िंदगी में, उसके परिवार में। लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है, आप एकदम ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आपके अंदर लगता ही नहीं है कि आप एक डीएम है, मैं आपके साथ बैठा हूं, तो आपके अंदर बिल्कुल भी मैं कोई बदलाव नहीं देख रहा हूं। बाकी के दूसरे लोग मैं देखता हूँ एकदम दूर से ही लगता है कि ये डीएम साहब हैं, आप ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक आम इंसान है। ये कैसे आप बना के रख पाते हैं? देखिए, जब पावर में कहते हैं ना कि जब पावर मिलता है तो गुरूर आ जाता है, और जिसको गुरूर आ गया उसके उस पावर को वो खा जाएगा, तो आप पावरलेस हो जाएंगे, ठीक है। तो उस गरूर से बचना चाहिए, उस अहंकार से बचना चाहिए, उस ईगो से बचना चाहिए। और मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे अच्छे लोग हैं, हमारे जैसे बहुत सारे IAS अफसर हैं जो सिंपल रहते हैं, जो जनता से मिलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि आप IAS बनने के बाद आपके उसके साथ जो निगेटिव पॉइंट आया अहंग का, आप उससे बच गए। तो जो इससे बच जाते हैं वो एंजॉय करते हैं इस सर्विस का, और जो इससे नहीं बच पाते हैं उनको दिक्कतें भी होती हैं, लोग उसे पसंद नहीं करते। और एक बार आपका विश्वास जनता में टूट गया और जनता में आपकी एक बुराई फैल गई कि अरे वो तो किसी से मिलते नहीं हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, और जो है जाओ तो डांट देते, एक निगेटिव अगर परसेप्शन बना किसी के प्रति, तो ये सबसे बड़ा नुकसान होता है एक अधिकारी का। सर, अब ये जो आपकी हिंदी वाली किताब मार्केट में आ चुकी है और इसने धमाल मचा दिया है छात्रों के बीच में। अब कहीं ना कहीं छात्रों की डिमांड ये है, जैसे गुजरात वाले हैं या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो भी चाह रहे हैं कि ये किताब हमें इंग्लिश में कब मिलेगी, तो कब आप लेकर के आ रहे हैं? देखिए, इंग्लिश मीडियम की ये जो बात है, इसका ट्रांसलेशन हो चुका है, प्रूफ रीडिंग में ये चल रही है, और ये हमारे जो हिंदी के प्रभात प्रकाशन ने किया है, प्रभात ही इसको कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर इंग्लिश वर्जन आ जाएगा मार्केट में। और RR सेठ हैं जो गुजरात के बहुत पुराने और प्रतिष्ठित पब्लिशर हैं, वो इसका गुजराती में ट्रांसलेशन कर रहे हैं। और हमारे जो को ऑथर हैं कुमुद मैडम, IIM अहमदाबाद में संजय वर्मा जी प्रोफेसर हैं, उन्हीं की मैडम है वो। और गुजरात के एक उमा शंकर यादव जी हैं जो कि इंटरनेशनल अहमदाबाद लिटरेचर फेस्टिवल चलाते हैं, वो हमें इसमें मेंटरिंग और गाइड कर रहे हैं क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट हैं। तो वो गुजरात में वो गुजराती वर्जन का देख रेख वो कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है 1 महीने के अंदर आ जाएगा। तो अभी हिंदी वर्जन पे चल रहे हैं, फिर 1 महीने बाद इंग्लिश वर्जन और गुजराती वर्जन पर भी मार्केट में आ जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, जिन दोस्तों को इंतजार था, इंग्लिश और गुजराती वाली किताबें भी आपके पास जल्दी पहुंचेंगी। अगर ये किताब आप खरीदना चाहते हैं तो आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, अमेजन पे मिल जाएगी, आप सर्च करेंगे तो। और काफ़ी अच्छी किताब है, मैंने भी इसको पढ़ा है, और बहुत सारे छात्र जो UPSC की तैयारी करते हैं, वो हर एक छात्र इसको पढ़ना चाहता है और पढ़ भी रहा है। अगर मैं आपको सर के बारे में बताऊं तो अपर मिशन निदेशक नेशनल हेल्थ मिशन के पद पर अभी कार्यरत हैं, और सर से बातचीत करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। और जो नए छात्र हैं, कहीं ना कहीं ये वीडियो उनके लिए ऊर्जावान साबित होगा। सर, एंड में आखिरी में आप छात्रों को कुछ और कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्र के अंदर एक ऊर्जा होती है, और उस ऊर्जा को अगर वो चैनलाइज करके प्रॉपर डायरेक्शन देगा तभी वो सफलता पाएगा। तो ये किताब वो काम कर रही है। क्या छात्र पढ़ाई, बहुत सारे छात्र पढ़ाई करते हैं लेकिन कुछ सफल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो असफल होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी ऊर्जा चैनलाइज नहीं है और प्रॉपरली डायरेक्टेड नहीं है, जैसा कि सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए। तो ये चीज़ ये किताब प्रोवाइड करेगी, एक बात। दूसरी बात यह है कि आज के डेट में सब थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। पानी की समस्या है पूरे विश्व की, बताओ कैसे हल करोगे? तो हमारा किताब वाला वो चैप्टर पढ़ लें। हम लोग बहुत पेड़ लगा रहे हैं लेकिन वृक्षारोपण ठीक नहीं हो रहा है,
तो क्या करना चाहिए, तो हमारा पेड़ जियाओ अभियान चल पढ़ ले। जेल में कैसे सुधार करोगे, तो जेल सुधार पढ़ ले। इस तरह से इसमें जितने चैप्टर हमने लिखे हैं वो सामाजिक समस्या है, और सामाजिक समस्या का समाधान प्रैक्टिकली कैसे होगा ये किताब उसको बताती है। तो इसमें जो भी चीज़ें लिखी है, इस किताब की एक खासियत और है, जो भी काम या जो भी हमने कुछ कहा है, लिखा है, उसका हमने इसमें सबूत लगाया। इसके पॉपुलर होने का, बेस्ट सेलर होने का एक मुख्य कारण यही है कि इसमें करीब 150-200 सबूत लगे हैं। हमने ये कर दिया लेकिन सबूत नहीं होता तो वो बात कमज़ोर हो जाती है। इसमें बहुत सारे पेपर कटिंग, बहुत सारे पिक्चर, बहुत सारे स्टेटमेंट लगे हुए हैं। यही कारण है, जैसा भी आप कह रहे थे, कि माननीय गवर्नर महोदय ने अपना आशीर्वाद दिया इस किताब को, और उत्तर प्रदेश के 4 चीफ सेक्रेटरी, वर्तमान में श्री DS मिश्रा सर, राजू कुमार सर, और श्री आलोक रंजन सर, और श्री पांडे सर, ठीक है, 4 चीफ सेक्रेटरी ने अपना हमें इसमें आशीर्वाद दिया। मैंने इसमें छापा भी है। तो ये इस मामले में भी ये किताब यूनिक है कि गवर्नर महोदया के साथ साथ ये उत्तर प्रदेश के 4 चीफ सेक्रेटरी ने इस किताब के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप एक छात्र हैं, UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अपने सपनों को उड़ान देना चाहते हैं, और वाकई में आप IAS बनना चाहते हैं, SDM बनना चाहते हैं, DM बनना चाहते हैं, इस किताब को आप ज़रूर पढ़िए। क्योंकि आप जब बन जाएंगे ना, उसके बावजूद भी आपके जीवन में ये बहुत सारी चीज़ें आपको सिखा के जाएगी कि आपको किस तरीके से कार्य करना है। और ये सर ने केवल ऐसे ही नहीं आपको बताया, प्रैक्टिकली है पूरा, तो आपको वो चीज़ें करने में, संभालने में अपना जिला बड़ा आसानी होगी। आपको अगर ऐसा लगता है कि हम सर से कोई भी क्वेश्चन पूछना भूल गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपके विचार सादर आमंत्रित हैं, हम उन पर ध्यान देते हैं और आपके लिए हमेशा नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। सर से फिर मुलाकात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।